हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अल्केमिस्ट केमिस्ट्री। जैसा कि हम सब जानते हैं, जीओसी में हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट्स को शुरू कर रखा है और उसी में आज हमारा थर्ड लेक्चर है फ्री रेडिकल्स। तो आज हम इसके बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्री रेडिकल्स होते क्या हैं, उसके बाद उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और अलग अलग फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, फ्री रेडिकल क्या होता है। कोई भी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर क्या हो, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। एनी एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम विच हैज़ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या फिर ओड पेयर, ओड भी बोल सकते हैं हम, ओड इलेक्ट्रॉन्स हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ओड इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या बोलेंगे हम, फ्री रेडिकल्स बोलेंगे। जैसे CH3, ये क्या है, इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ओड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। इसी तरह से CH3 CH2, ये क्या है, इथाइल फ्री रेडिकल। ये होते हैं फ्री रेडिकल। और जैसे कि रिएक्शन इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बिल्कुल बहुत अनस्टेबल होते हैं और मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। उसी तरह से फ्री रेडिकल भी क्या है, शॉर्ट लिव्ड है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, और क्या है, रिएक्टिव है। तो अब हम जानेंगे कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन कैसे होती है। लास्ट वीडियोस में हमने कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन के बारे में पढ़ा था, तो उनकी फॉर्मेशन हेट्रोलिटिक से होती थी, हेट्रोलिटिक फिजन से। इसी तरह से इसकी जो फॉर्मेशन है वो होती है होमोलिसिस से, होमोलिटिक फिजन। होमोलिसिस का मतलब क्या होता है, लिसिस का मतलब होता है कि बॉन्ड का टूटना, और होमो का मतलब होता है एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या होता है, जब भी किसी कार्बन एटम के साथ कोई एक ऐसा एटम जुड़ा हुआ है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के सिमिलर है, इसके आसपास है, तो इसमें होमोलिसिस इस तरह से होगा कि एक इलेक्ट्रॉन तो ए के पास चला जाएगा और एक आ जाएगा कार्बन के पास, और फ्री रेडिकल इस तरह से बन जाएंगे दोनों के ऊपर। इसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स। जो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन होती है उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि क्यों होती है, वो उसको हम हेल्पर की हेल्प से कोड करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कोई भी फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन तभी होती है या तो हीट हो उस रिएक्शन के अंदर, या फिर इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की गई हो, या कोई लाइट, जैसे HV से हम शो करते हैं, HNO से अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड जो भी है। P से पेरोक्साइड, पेरोक्साइड कैसी होती है, इस तरह से होती है, इस तरह का कोई कंपाउंड होता है, उसको हम बोलते हैं पेरोक्साइड। या फिर कोई रेडिकल प्रेजेंट हो, तभी क्या होते हैं, फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए अगर हम देखें कि मिथाइल फ्री रेडिकल कैसे बनता है, या फिर क्लोरीन की हेल्प से अगर हम देखें, तो देखिए कोई भी हमारे पास दो क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। मान लीजिए यहाँ पे कोई हीट अप्लाई कर दी हमने, तो इसमें क्या होगा, होमोलिसिस होगा, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और क्लोरीन का फ्री रेडिकल बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम देखें CH3 ऐसे जुड़े हुए हैं, इसमें हमने अप्लाई कर दी, हीट अप्लाई कर दें या फिर लाइट अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, और क्या बन जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो किसी भी कंपाउंड में किसी भी कार्बन के ऊपर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। जैसे इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल फ्री रेडिकल, ये हमारा है इथाइल फ्री रेडिकल। इसी तरह से अगर ऐसे प्रेजेंट है हमारे पास, तो इसको हम जानते हैं क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद बात आती है कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे होते हैं, क्या क्या होता है इसके अंदर। अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स के बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले क्या बात आती है कि ये क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है
ये हाईली अनस्टेबल होते हैं। सेकंड, शॉर्ट लिव्ड होते हैं। नेक्स्ट है कि ये मोर रिएक्टिव होते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं। कोई भी फ्री रेडिकल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, ऐसे होता है। एक इस पे लोन पेयर भी क्या होता है, आधा होता है, हाफ होता है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जैसे कि हम जानते हैं कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड या फिर सिग्मा बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बनता है, 2 से। तो इसके पास कितने बॉन्ड हैं, 3, और इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब जो इसकी ऑक्टेट है या फिर वैलेंस शेल है जो, वो इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7, जिसको हम ओड नंबर बोलते हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको क्या चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसका मतलब ये जो है वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज ये है। और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लवर, जिसको किसकी ज़रूरत होती है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसी वजह से ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है। जब भी किसी ऐसे एटम के कॉन्टैक्ट में जाता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये क्या कोशिश करता है कि उसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर ले और अपने आप को एक स्टेबल बना ले, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट कर ले। ठीक है फ्रेंड्स, अगर इसके बिहेवियर की हम बात करें तो इसका बिहेवियर कैसा होता है, जैसे कि हम जानते हैं जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो कैसा बिहेवियर शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कैसे हैं, अनपेयर्ड हैं, इसलिए क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। जबकि कार्बोकैटायन और कार्बोएनायन क्या होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि जो उनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर अप होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो ये है कि जब भी कोई दो फ्री रेडिकल्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रल स्पीसी बना देते हैं, न्यूट्रल स्पीसी। जैसे अगर 2 क्लोरीन हमारे पास हैं फ्री रेडिकल्स, तो ये क्या करेंगे, एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना देंगे, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारा पॉइंट है 8 पॉइंट, वो क्या होता है, जब भी ये एक ऐसे स्टेबल मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपने आप को कंप्लीट कर लें और एक दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट कर दें। तो ये कुछ इस तरह से अपने आप को तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं बॉन्ड बना के, और एक दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट कर देते हैं। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक होता है या एक इसका प्रॉपर्टी है। लास्ट है कि ये क्या करते हैं, अगर किसी एक ऐसा फ्री रेडिकल हमारे पास जिसके अंदर से एक स्टेबल फ्री रेडिकल बन सकता है, तो ये क्या करेंगे, इसमें से एक मॉलिक्यूल निकाल देंगे, CO2 को बाहर निकाल देंगे और एक ऐसा फ्री रेडिकल बना देंगे जो पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल है। इस तरह से ये कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ आया होगा। सबसे पहला क्या है कि ये अनस्टेबल होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7, और इसकी ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है। इसी वजह से ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रॉन लवर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो इसी वजह से इसका जो बिहेवियर है वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि जब भी 2 फ्री रेडिकल्स जुड़ते हैं तो क्या बनाते हैं, एक न्यूट्रल स्पीसी बना लेते हैं, एक दूसरे मॉलिक्यूल को बना देते हैं। उसके बाद जब भी किसी स्टेबल मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में जाते हैं तो खुद की ऑक्टेट कंप्लीट करके एक दूसरा फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा, जब भी कोई फ्री रेडिकल ऐसा हो और उसमें से कोई और एक मॉलिक्यूल निकल के एक ऐसा फ्री रेडिकल बन सके जो पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल है, तो वो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल को निकाल देते हैं और दूसरा फ्री रेडिकल बना देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद क्वेश्चंस जो बनते हैं वो किस पे बनते हैं, स्टेबिलिटी पे, कि अलग अलग फ्री रेडिकल्स हमें मिलते हैं और हमें उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी बतानी होती है। तो देखिए,
फ्री रेडिकल पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बिल्कुल कार्बन आयन और कार्बोकैटायन जैसे ही होते हैं, उसी की तरह इनमें भी हमें क्या बतानी होती है, स्टेबिलिटी बतानी होती है। तो सबसे पहले वही एग्जाम्पल लेंगे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी का। तो देखिए, ऐसा अगर हमारे पास कोई टर्सरी कार्बो फ्री रेडिकल प्रेजेंट है और एक हमारे पास है सेकेंडरी फ्री रेडिकल और लास्ट वन इज प्राइमरी फ्री रेडिकल, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, ये है सेकेंडरी क्योंकि इस पे क्या है, 2 एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट है, और ये हमारा है टर्सरी। तो इसमें हमें बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं फ्री रेडिकल क्या है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो उसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। और जो ये एल्काइल ग्रुप है ये क्या शो कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, और प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या कर रहे हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री रेडिकल की तरफ भेज रहे हैं और उसको क्या बना रहे हैं, स्टेबल बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, 3 एल्काइल ग्रुप हैं, तो 3 इसको स्टेबल बना सकते हैं, तो स्टेबिलिटी इसकी क्या है, ज़्यादा है। अगर फर्स्ट के कंपैरिजन में सेकंड को हम देखें तो इसके पास एल्काइल ग्रुप्स सिर्फ 2 हैं, तो इसकी जो स्टेबिलिटी है वो कंपैरिजन टू फर्स्ट थोड़ी कम होगी। उसी तरह से इसमें सिर्फ एक प्रेजेंट है, तो इसकी स्टेबिलिटी सेकंड और थर्ड से कम होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, टर्सरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इस तरह का इसका ऑर्डर होगा। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा और ये इससे ज़्यादा स्टेबल होगा। सबसे कम जो स्टेबल होगा वो होगा प्राइमरी, क्योंकि इसके पास क्या है, एल्काइल ग्रुप सिर्फ एक प्रेजेंट है और इसलिए ये कम स्टेबल कर पाएगा अपने आप को। उसी तरह से अगर हम बेंजीन रिंग के साथ देखें कि कोई भी फ्री रेडिकल के साथ अगर टर्सरी में प्रेजेंट है और फिर अगर हम देखें एक हमारे पास है सेकेंडरी फ्री रेडिकल, इसी तरह से एक हमारे पास क्या है, प्राइमरी फ्री रेडिकल। इसमें अगर हम देखें तो क्या देखेंगे, फर्स्ट वाले में तो हमने देखा प्लस आई इफेक्ट, इसमें हम देखेंगे रेजोनेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें हम क्या देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं जितनी ज़्यादा बेंजीन रिंग लगी होंगी उतना ही ज़्यादा रेजोनेंस शो करेगा, उतने ही ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो हैं वो किसके बनेंगे, फर्स्ट वाले के बनेंगे। उसके बाद जो सेकंड वाला है उसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इन कंपैरिजन टू फर्स्ट कम बनेंगे और इन कंपैरिजन टू थर्ड ज़्यादा बनेंगे। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं टर्सरी के, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल भी कौन होगा, टर्सरी, उसके बाद सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। यही ऑर्डर इसमें भी प्रेजेंट होता है। तो हमें क्या पता चलता है इससे कि जो टर्सरी ग्रुप होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है फ्री रेडिकल में, और सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी उससे कम, जबकि कार्बन आयन में हमने इसका ठीक अपोजिट पढ़ा था। तो फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन में क्या होता है, ये वाला जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी का ये प्रेजेंट होता है सारे क्वेश्चंस में। इस तरह के कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बनते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको हम इसी तरह से सोल्व करते हैं। नेक्स्ट देखिए इस तरह का हमारे पास एक फ्री रेडिकल प्रेजेंट है, इसके साथ अलग अलग ग्रुप अगर हम लगा दें तो हमें इसकी स्टेबिलिटी बतानी है कि क्या होगी। आप सोल्व करके देखिए इसे खुद, ताकि आपको पता चले कि समझ आया है या नहीं आया। इसके बाद ये इन चारों का हमें बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। देखिए जैसे कि हम जानते हैं, अगर इधर से शुरू करें, जो फर्स्ट वाला हमने लिया है वो क्या है, न्यूट्रल है, उसमें कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो स्टेबिलिटी एज इट इज़ रहेगी, ना डिक्रीज होगी ना इंक्रीज होगी। सेकंड में अगर हम देखें तो NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, और क्या शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट। इसका मतलब क्या है, ये इससे इलेक्ट्रॉन्स लेगा, जबकि फ्री रेडिकल के पास पहले से कमी है, उसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और ये उससे और ले लेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। थर्ड में हम देखें, इसमें क्या है, जैसे कि हम जानते हैं ये जो ग्रुप है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, प्लस आई शो करता है, और साथ ही साथ क्या कर रहा है, प्लस M भी शो कर रहा है, रेजोनेंस में इस पे होगा, तो ये क्या करेगा, स्टेबिलिटी को ओवरऑल इंक्रीज करेगा। इसी तरह से अगर इसमें देखें मिथाइल ग्रुप है जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आई शो करेगा,
और क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को फ्री रेडिकल की तरफ भेजेगा। तो ये भी क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। लेकिन इन दोनों में अगर कंपेयर करें, इन कंपैरिजन टू फोर्थ, जो थर्ड है उसके पास क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या कर रहा है, ज़्यादा स्टेबल कर रहा है उसको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चारों मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा करेगा, सी वाला, सी सबसे ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद डी, फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल ए, क्योंकि उसके पास ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, स्टेबिलिटी एज इट इज़ है। और लास्ट में जो होगा वो बी होगा, क्योंकि इसमें स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, देखिए एक हमारे पास इस तरह का फ्री रेडिकल है जो क्या है, सेकेंडरी है। एक ये है, और एक ये है, एक ये है। इसमें हमें बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या देखेंगे हम, सबसे पहले तो देखिए रेजोनेंस किस किस में बन रहा है, इसमें बन रहा है रेजोनेंस, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर सिग्मा पाई, पाई सिग्मा और लोन पेयर। इसी तरह से फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। इसी तरह से इसमें भी क्या है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, और इसमें भी क्या है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल और पाई सिग्मा पाई। इसमें ज़्यादा रेजोनेंस बन रहा है और इसमें रेजोनेंस बन ही नहीं रहा। तो इसमें क्या देखेंगे, कौन सी डिग्री है, तो ये क्या है, सेकेंडरी है हमारी। ये क्या है, टर्सरी, रेजोनेंस भी है और टर्सरी भी है। इसी तरह से इसमें रेजोनेंस भी है और सेकेंडरी है। और ये क्या है, रेजोनेंस प्लस सेकेंडरी, लेकिन रेजोनेंस जो है इसका ज़्यादा है क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा बन रहे हैं। तो इसमें जो फ्री रेडिकल है वो अलग अलग जगह पे जाके ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा। तो इसमें जब हम ये देख लेते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी क्या है, रेजोनेंस फैक्टर हम देख लेते हैं, इंडक्टिव फैक्टर हम देख लेते हैं, तो क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। अब इसमें हम इजीली बता सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा। जैसे कि हम जानते हैं हमारा ऑर्डर क्या होता है, टर्सरी, सेकेंडरी और फिर प्राइमरी। तो इसमें टर्सरी और रेजोनेंस बी में प्रेजेंट है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा बी। उसके बाद अगर हम देखें, रेजोनेंस और सेकेंडरी इन दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन जो रेजोनेंस है डी वाले मॉलिक्यूल में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसमें कॉन्जुगेशन कंपैरिजन टू थर्ड ज़्यादा है। तो डी वाला, इसके बाद और फिर सी, और सबसे कम जो स्टेबल होगा वो हमारा ए होगा, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ सेकेंडरी है, इसमें कोई रेजोनेंस शो नहीं हो रहा। तो इस तरह से हम इसकी स्टेबिलिटी बता सकते हैं। इसी से रिलेटेड अगर एक और क्वेश्चन हम देखें, देखिए नेक्स्ट, कोई भी बेंजाइल फ्री रेडिकल है जो इस तरह से है और एक हमारे पास है एरोमेटिक, या फिर इसको हम बोलते हैं एलाइल भी बोलते हैं। एलाइल क्या होता है कि फ्री रेडिकल से नेक्स्ट कार्बन के साथ डबल बॉन्ड लगा हो तो उसको हम बोलते हैं एलाइलिक। इसमें देखिए कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें हमें क्या दिख रहा है, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स देखने हैं, तो इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम जानते हैं क्या होंगे, ज़्यादा बनेंगे, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसके रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स इन कंपैरिजन टू फर्स्ट कम है, तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी। अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स की बात आए तो सबसे पहले हमें दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि जो स्टेबिलिटी होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के, कि जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतना ही ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए CH2CH उसी के जैसा है ये। इनका आपको बताना है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल और ये हो गया प्रोपाइल। इसमें देखिए फर्स्ट वाले में क्या है, रेजोनेंस बन रहा है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, और ये क्या है, प्राइमरी है। इसमें क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन दिख रहा है हमें, हाइपर कॉन्जुगेशन, अल्फा हाइड्रोजन्स कितने, 3, और ये भी क्या है, प्राइमरी, और ये इसमें कुछ है ही नहीं, सिर्फ प्राइमरी है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जैसे कि हम लास्ट 3 वीडियोज़ में पढ़ते आए हैं, प्रेफरेंस हम देते हैं रेजोनेंस को, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा ए, उसके बाद बी,
उसके बाद C, ये इसका ऑर्डर बनेगा। लास्ट एग्जाम्पल हम देखें, देखिए इसी के जैसा बिल्कुल सेम, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको खुद करना है। CH3 CH2 और ये वाला कुछ इस तरह से, इसमें आपको बताना है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। खुद करके देखिए वीडियो पॉज करके, उसके बाद मैं बोलती हूँ। तो जैसे कि हमने पहले वाले एग्जाम्पल में देखा था, इसमें क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं और क्या है, प्राइमरी। इसमें क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये भी क्या है, प्राइमरी। इसमें देखिए, इसमें क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल, सिग्मा और पाई बॉन्ड, कॉन्जुगेशन बन रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें रेजोनेंस अच्छा बनेगा। उसके साथ ही ये क्या है, यहाँ पे अगर फ्री रेडिकल प्रेजेंट है तो एक कार्बन इधर है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो ये क्या है, टर्सरी। तो जैसे कि हम जानते हैं सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या होता है, टर्सरी, और रेजोनेंस प्रेजेंट है इसके साथ, तो ये और भी अच्छी बात है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल है वो बनेगा हमारा C, उसके बाद A और उसके बाद B। इसमें हमारा ऑर्डर रहेगा इस तरह से। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको क्लियर होगा कि फ्री रेडिकल क्या होता है, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ते आए हैं, और उसके बाद हम इसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बीन्स के बारे में, और इन सभी को पढ़ने से पहले आपको इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बिना क्वेश्चंस हमारे समझ नहीं आते और हम उनको कर नहीं पाते। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।